Cue a couple of thousand years of philosophical disputation on the nature of consciousness. Charlie, as though appears to be the quackling duck of school of philosophy. If it looks like a duck, walks like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck, or as Charlie puts it, if he, Adam, looks and sounds and behaves like a person, then as far as I am concerned, that's what he is. क्यों का मतलब होता है स्टार्ट किया जाए, ठीक है। डिस्पिटेशन का मतलब होता है एक फॉर्मल डिबेट, एक आर्ग्यूमेंट। तो ये कहा जा रहा है कि इस डिबेट को जो हजारों साल पहले से शुरू हो चुका था, कि फिलोसफिकल डिबेट चल रहा था नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, उस चीज़ को अभी दोबारा स्टार्ट किया गया है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक, टू मेक द डिसीजन। जो हमारा दिमाग जो चीज़ें कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. It can take any decision, it can differentiate between rights and wrongs. वो फ़र्क कर सकता है, वो अवेयर होता है. द एबिलिटी ऑफ बीइंग अवेयर इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. तो यही डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूटेशन, एक डिबेट चल रहा था कि कॉन्शियसनेस है क्या. अच्छा, चार्ली. चार्ली कौन है? चार्ली इज द प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर है मैक इवन के नॉवल का. मशीन्स लाइक मी जो नॉवल मैक इवन ने लिखा है, उसका ये प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है. चार्ली दो अपीयर्स टू बी द क्वाकलिंग डक स्कूल ऑफ फिलोसफी. चार्ली उस स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करे, मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस है वो इट इज़ फ्रॉम द क्वाकलिंग डक. अब क्वाकलिंग डक क्या है आगे बताया जाएगा. इफ इट लुक्स लाइक अ डक, वॉक्स लाइक, अगर कोई चीज़ है आपको नहीं पता वो क्या है, तो आप उसके अंदर की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वो किस तरह से वो चीज़ काम कर रही है. अगर वो कोई जानवर है और वो जानवर डक की तरह दिखता है, डक की तरह चलता है, डक की तरह आवाज़ करता है, तो सर्टेनली डक ही हुआ. तो चार्ली भी उसी थॉट से उसी थॉट का इंसान है उस कहानी में. वो कहता है, एडम के बारे में कहता है. एडम कौन है? वो उसका सिंथेटिक रोबोट है, सिंथेटिक इंसान जो वो खरीद के लाया था. वो कहता है कि इफ एडम looks and sounds and behaves like a person, then as far as I am concerned, that's what it is. अगर एडम इंसानों की तरह दिखता है, बात करता है और बिहेव करता है, तो इंसान ही है वो. चार्ली डजंट बॉदर कि वो उसके पास दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, नहीं. चार्ली डजंट इवन बॉदर अबाउट दैट. चार्ली का बस ये कहना है कि अगर उसके पास इन ये सारी प्रॉपर्टीज है, तब वो इंसान जैसा बन सकता है. ही डजंट बॉदर कि वो चिप से चलता है, उसके पास दिमाग नहीं है. ही डजंट बॉदर कि उसके अंदर, उसके जिस्म के अंदर वायर्स है इंस्टेड ऑफ हमारे अंदर वेन्स है. लेकिन चार्ली के अंदर वायर्स है. ही डजंट बॉदर. ही ओनली बॉदर्स कि वो क्वाकलिंग डक की फिलोसफी को मानता है, ठीक है. फॉर मैक इवन, हु इज मैक इवन? मैक इवन इज द राइटर, इज द नॉवलिस्ट जिन्होंने मशीन्स लाइक मी वो नॉवल लिखा है. फॉर मैक इवन द ऑनवर्ड मार्च ऑफ साइंस spells the retreat of human self-regard as a series of demotion leading to extinction. Once humans were at the center of the universe with the suns and planets turning around in an ageless dance of worship. Then heartless astronomy reduced us to an orbiting planet around the sun, just one among many other rocks. अब मैक इवन कहता है कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया है, इंसान धीरे धीरे डिमोट होता गया है. डिमोट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोमोट. प्रोमोट का मतलब क्या होता है? एक ओहदे से थोड़े ऊंचे ओहदे में जाना, फिर और ऊंचे ओहदे में जाना. लेकिन डिमोट उसका ऑपोजिट होता है. पहले यू वर एट द टॉप ऑफ समथिंग, फिर धीरे 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 नीचे आ गए. ये साइंस जैसे आगे बढ़ रहा है, इंसान जो खुद को इतना सुपीरियर समझता था, वो धीरे धीरे डिमोट होकर अब नॉर्मल जैसा नजर आ रहा है. ये इसमें बताया गया कि वंस, एक वक्त ऐसा था जब हम मानते थे, या सारे दुनिया के सारे लोग ये मानते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और सन और बाकी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. लेकिन कॉपरनिकस ने इस बात को मैथमेटिकली प्रूव किया था कि नहीं, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ अलॉन्ग विद ऑल द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट. तो इसीलिए इसमें इसे एस्ट्रोनॉमी को हार्टलेस एस्ट्रोनॉमी के से यूं ही पर्सोनिफाई किया गया है इसमें. अच्छा, पहली डिस्कवरी ऑफ साइंस जिससे इंसान डिमोट हो गया है. दूसरी डिस्कवरी क्या है? ह्यूमंस दो स्टिल क्लंग
Do they concede that they remain brilliantly unique, appointed by the creator to be lords of everything that lived? But then soulless biology confirmed that we are little different from other creatures, sharing common ancestry with bacteria, pansies, trout, and sheep. अब हाँ, अब इसके बाद भी ह्यूमन अभी भी इसी बात पर अटका हुआ था कि नहीं, हम ही सबसे ज़्यादा आगे है, सबसे अच्छे हैं। कंसीट, यहाँ जो वर्ड है कंसीट, कंसीट का मतलब होता है टू मच प्राइड, हैविंग टू मच प्राइड इन योर एबिलिटीज। तो अभी भी ह्यूमंस को अपनी एबिलिटीज पर बहुत फख्र था कि वो सबसे अलग है, वो यूनिक है और उसे क्रिएटर ने बनाया है सबसे यूनिक। लेकिन बायोलॉजी ने ये कंफर्म किया। देन सोललेस बायोलॉजी, अच्छा, एस्ट्रोनॉमी को इधर हार्टलेस से पर्सोनिफाई किया गया है और बायोलॉजी को सोललेस से क्यों बोला गया है? क्योंकि बायोलॉजी ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन में ये बताया गया है कि चाहे कोई भी इंसान हो, अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि ऑल ऑफ अस, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ऑल ऑफ अस वेदर इट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ट्राउट हो, ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश, पैंसी क्या है, पैंसी इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, पैंसी हो, ट्राउट हो, शिप हो या इंसान हो, हम सब धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं एक सिंगल बैक्टीरिया से। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। तो इसी में कहा जा रहा है कि पहले इंसानों को ये फ़ख्र था कि वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी ने उसे गलत प्रूव कर दिया। फिर इंसानों को ये गुमान रहा कि वो सबसे अलग है, क्रिएटर ने, लॉर्ड ने उन्हें सबसे अलग बनाया है। लेकिन सोललेस बायोलॉजी ने ये बताया कि नहीं, ऑल ऑफ अस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। आर लास्ट रिबाउंड वॉज रीडाउट वॉज कॉन्शियसनेस। अब आखिरी चीज़ हमारे पास यही थी कि हम अपने कॉन्शियसनेस पर भरोसा करें या फिर अपने कॉन्शियस को हम एक पॉइंट, एक कैटेगरी मान के खुद को सबसे ऊपर रखें। लेकिन बट इवन हियर, लेकिन यहाँ भी हम लोग खुद ही को उस ओहदे से नीचे ला रहे हैं। यहाँ but even here we are likely to prove hapless accomplice in our own self abnegation। हैप्लेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट। हम अपने आप को अनफॉर्चुनेटली अपनी ही जगह से नीचे उतारते जा रहे हैं। एक जो हम सबसे सुपीरियर थे, अब हम ही ने कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी है जो या तो हमारे बराबर की सुपीरियरिटी में है या फिर मान लें कि हमसे भी बेहतर है या हमसे भी ज़्यादा सुपीरियर है। The mind, the mind that once rebelled against the gods was about to dethrone itself by way of its own fabulous reach। एक यही जो दिमाग था वो एक वक्त पे गॉड्स की मुखालफत किया कि ये ऐसा क्यों है, कैसे है। लेकिन अब जो वो इतनी ऊंची सीढ़ी, इतने ऊंचे मकाम पर जा चुका है, अब वही माइंड कुछ ऐसा बना चुका है जो जैसे अब यही माइंड एक मशीन बना चुका है और वो मशीन इंसानों को उस ओहदे से, उस जगह से डिथ्रोन कर रही है। इन द compressed version we would devise in the compressed version we would devise a machine little cleverer than ourselves, that set machine to invent another that lay beyond our comprehension। ठीक है। अब आई जे गुड ने इससे पहले भी ये बात कही थी, हम इंसान हैं, हम कोई एक मशीन बनाएंगे जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होगा और वो मशीन दूसरी मशीन बनाएगी, वो दूसरी मशीन तीसरी मशीन बनाएगी एंड हर नए मशीन के साथ जो आने वाली मशीन होगी दैट वुड बिकम बेटर एंड सुपीरियर। तो इस चीज़ में सब कुछ अगर मशीन ही करेगी तो हमारी ज़रूरत क्या है? व्हाट नीड देन ऑफ अस? Here the echoes from I.J. Good's intelligent explosion. Many AI experts uh, many AI experts reading these novels would surely say that the authors are letting their imaginations run way ahead of themselves.
अच्छा, ऑथर्स, दो ऑथर की बात की गई है शुरू में ही। पहले है जेनेट, पहली है जेनेट और दूसरा है इयान मैकेवन। उन दोनों का जिक्र दोबारा यहाँ हुआ है। तो कुछ एआई एक्सपर्ट जब इनके नॉवेल्स पढ़े हैं, एक नॉवल है मशीन्स लाइक मी बाय मैकेवन एंड द सेकंड नॉवल इज फ्रैंकेस्टीन बाय जेनेट। तो जब एआई एक्सपर्ट्स ने इनकी वो किताबें पढ़ी तो एआई एक्सपर्ट्स ने कहा अरे डरने की बात नहीं, आप लोग बस अपने इमेजिनेशन इस्तेमाल कर रहे हो और आपका इमेजिनेशन आज के वक्त से या आज की डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा अहेड है। तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही लिखे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। द सक्सेस ऑफ गूगल डीप mind in creating neural network to defeat one of the strongest Go players in history may be a remarkable achievement. Neural network, neural नाम देखो, तो neural comes from the root word neuron. Neuron क्या होता है? जो हमारा nervous system होता है, that is the unit ऑफ आ नर्वस सिस्टम। तो जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है उसी तरीके से कंप्यूटर्स को भी फंक्शन किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है। और उस नेटवर्क को जो हमारे दिमाग से इंस्पायर होकर नेटवर्क बनाया गया है, दैट नेटवर्क इज बीइंग कॉल्ड हियर एज न्यूरल नेटवर्क। तो इन्होंने कहा है कि हाँ, सक्सेस ऑफ डीप माइंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ गो को हराया है 2016 और 2017 में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन बट दैट डज नॉट हेराल्ड द इमिनेंट अराइवल ऑफ एन ओमनीपोटेंट न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। हेराल्ड का मतलब होता है टू अनाउंस, टू डिक्लेयर, कुछ बताना। एंड इमिनेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो अभी जल्द ही आने वाला हो। और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो वो चीज़ जिसके अंदर हर चीज़ करने की सलाहियत हो। तो इन्होंने कहा भले ही बहुत बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं गो के प्लेयर्स को हराना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, ये अनाउंस नहीं किया जाता कि एक न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ जो बहुत काबिल होगी वो बहुत जल्द आने वाली है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स may be becoming exceptionally good in many narrow domains. मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स कुछ कुछ डोमेन्स में, कुछ कुछ जगहों में बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा वीक है, बट दे आर स्टिल कॉमिकली वीक इन टर्म्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। बेसिक इंटेलिजेंस जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये अक्ल वाली चीज़, उसमें तो मशीन इंटेलिजेंस बहुत पीछे है। After all, modern robots, rather like the machine hybrid Daleks in TV series Doctor Who, still find it hard to climb the stairs. अच्छा, अब इसमें एक जिक्र आया है टीवी सीरीज का। उस टीवी सीरीज का नाम है डॉक्टर हु। अच्छा, इसमें एक रोबोट हुआ करता था, उस रोबोट का नाम था डैलेक्स। अब डैलेक्स इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वो कुछ कुछ चीज़ें कर लेता था, लेकिन उसे सीढ़ी चढ़ने नहीं, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था और वो हिलेरियसली जब भी सीढ़ी चढ़ता था तब वो गिर जाता था। तो इसी से वो जो टीवी सीरीज है डॉक्टर हु, उसका ये कैरेक्टर डायलेक्ट बहुत फेमस हुआ कि ही वॉज अनेबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स। ठीक है, तो वही बोला गया है कि बाकी सारी चीज़ों में वो मशीन लर्निंग इज डूइंग गुड, लेकिन वो तो बेसिक चीज़ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बेसिक सीढ़ी चढ़ना वो भी ये नहीं कर सकता। Alison Gopnik, a developmental psychologist at the University of California, Berkeley, and an expert in the theory of mind, argues that the natural stupidity will continue to pose a far greater danger to humanity than AI for the foreseeable future। अब एलिसन गॉपनिक हैं। वो एलिसन गॉपनिक कौन है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो इंसान के जहन के बारे में पढ़ता है और जानता है। लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो बच्चों के डेवलपमेंट के जो फेज़ होता है उस फेज़ के बारे में पढ़ाई करता है और उसके बारे में लोगों को बताता है। तो एलिसन बच्चों की साइकोलॉजिस्ट आप समझ लीजिए।
एलिसन कॉपनिक वो हैं जो बच्चों के जहन को, उनके डेवलपमेंट्स को पढ़ती हैं, ट्रैक करती हैं। तो इन्होंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले की एक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने उनकी ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ माइंड। उन्होंने ये कहा है कि एआई जितना इंसानों के लिए डेंजर नहीं है, उससे ज़्यादा डेंजर तो इंसान की अपनी ही नेचुरल स्टुपिडिटी है। अब इससे इनका क्या मतलब है नेचुरल स्टुपिडिटी से? इनका ये मतलब है कि वो कहती हैं कि इंसान की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इंसान पहले तो इंसान की बेवकूफ़ी इंसान को ख़त्म करेगी, उसके बाद ही अगर कोई डेंजर वेंजर होने वाला है एआई से तब कुछ होगा। इंसान की अपनी बेवकूफ़ी क्या है? इंसान की बेवकूफ़ी है वॉर, पोल्यूशन, मारपीट, करप्शन, ये सारी चीज़ है। इंसान खुद को ही एक इंसान दूसरे इंसान को ही बर्बाद कर रहा है, तो एआई तो बाद में ही करेगा। There is not much basis for either the apocalyptic or the utopic vision of AIs replacing human। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि अभी ज़्यादा ऐसा देखने में विजन तो नहीं आ रहा। अपोकलिप्टिक का मतलब वो विजन, वो मंजर जब एआई दुनिया को टेक ओवर कर लेगा और ह्यूमैनिटी को मार देगा, मतलब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात की जा रही है। ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज पेसिमिस्टिक। उन्होंने कहा है ना तो ये आपको बिल्कुल नेगेटिवली सोचना है कि एआई विल एंड दिस वर्ल्ड, और ना ही आपको यूटोपिक विजन रखना है कि एवरीथिंग विल बी ओके, लाइफ वुड बी ईजियर, एआई विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। नहीं। Until we solve the basic paradox of learning, the best artificial intelligences will be unable to compete with the average human 4-year old। अब उन्होंने कहा है कि जब तक हम बेसिक पैराडॉक्स ऑफ लर्निंग, व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ लर्निंग? पैराडॉक्स ऑफ लर्निंग इज दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग कैसे चलता है, दिमाग कैसे गलती करता है, दिमाग कैसे उन गलतियों से सीखता है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक हम ये पैराडॉक्स ऑफ लर्निंग को समझ नहीं सकेंगे, इसकी गुत्थी सुलझा नहीं सकेंगे, तब तक एआई तब तक हम एआई का कंपटीशन अगर 4 साल के बच्चे से भी कराएंगे तो भी 4 साल का बच्चा वुड बी बेटर देन एआई। अब 4 साल का बच्चा वो क्या चीज़ें करता है जो एआई नहीं कर सकता? 4 साल का बच्चा फूड स्टेप से ये बता सकता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। 4 साल का बच्चा साउंड से इंसान को पहचान सकता है, वो टच से पहचान सकता है, उसके अंदर इमोशंस है, इमेजिनेशन है, एंडलेस क्वेश्चंस पूछता है वो 4 साल का बच्चा। लेकिन ये सारी खूबियाँ या ये सारी चीज़ें एआई के अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए जब तक हम पैराडॉक्स ऑफ लर्निंग को एआई के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, फिर भी वो बेसिक एक 4 साल के बच्चे से हार ही जाएगा। तो वो ये सारी चीज़ें लिखती हैं। वो किस में लिखती हैं? वो लिखती हैं एक ऐसे में। और कई सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट से कुछ कुछ एसेज लिखाया गया है, और उन सारे ऐसे को एक जगह कंपाइल किया गया था, जिस बुक का नाम है पॉसिबल माइंड्स। सो पॉसिबल माइंड इज अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी एसेज जो वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट से लिखाया गया था। उनमें से एक ऐसे एलिसन गॉपनिक का भी है। उस ऐसे में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। Still, machine learning is continuing to make great strides. Stride मतलब लंबे लंबे कदम। Still, machine learning is continuing to make great strides in narrow areas including writing। अब वो writing के अंदर भी machine learning आ गई है। Some AI programs are already writing news reports for major US agencies। Bloomberg News says that almost one-third of its content is written with the help of robot writers। अच्छा, ये Bloomberg News क्या है? It is something related to finance। तो इन्होंने कहा है अब एआई की मदद से इन्होंने अपना 1/3 रिपोर्ट्स एआई से ही लिखवाना शुरू कर दिया है। अपना कंटेंट 1/3 एआई की मदद से वो लिखते हैं। द सिस्टम इट यूजेस नोन एज साइबॉर्ग। अच्छा, साइबॉर्ग क्या है? साइब, और अगर इसको तोड़ा जाए तो इट इज साइबर ऑर्गेनिज्म। तो वो जो सिस्टम यूज करते हैं दैट सिस्टम इज कॉल्ड साइबॉर्ग। और इन्होंने बताया है कि वो क्या करता है साइबॉर्ग। है ओके।
तो the system it uses, known as Cyborg, can pull the essential facts out of routine financial statements and write basic news stories in double quick time. साइबॉर्ग क्या है? साइबॉर्ग साइबर ऑर्गेनिज्म है, वो एक ऐसा फ्यूजन है बायोलॉजी एज वेल एज टेक्नोलॉजी का। तो वो क्या करता है, वो आप उसको रिपोर्ट दे दो और वो उसी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप जो पूछोगे वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इट एक्सट्रैक्ट्स द इंफॉर्मेशन इन डबल क्विक टाइम मतलब तुरंत, और डबल क्विक टाइम मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। The irony is that many of these computational news reports are also read by robots linked to automated financial market trading programs. अब ये जो साइबॉर्ग है ये एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और आयरनी ये है कि उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए जिसे अपॉइंट किया गया है वो खुद ही एक रोबोट है। Important information is already being extracted, analyzed, reported, and read with almost no intervention. Information को extract किया जा रहा है, लिया जा रहा है, analyze किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है। इसमें तकरीबन इंसानों का कोई इंटरवेंशन नहीं है। We are already beginning to write ourselves out of the script. अब ऐसा हो रहा है कि रोबोट्स ही तमाम काम कर रहे हैं, तो इंसान कहाँ है? अब हमारी शुरुआत हो चुकी है कि हम स्क्रिप्ट से बाहर, मतलब हम चीज़ों में काम करने से खुद को बाहर करने की ये शुरुआत हो चुकी है। But the severe limitation of literary AI have also been highlighted by an intriguing project in 2017 conducted by Ross Goodwin, who describes himself as a creative technologist and gonzo data scientist. अब हमें लग रहा है कि रोबोट्स आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर केपेबल ऑफ राइटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर ये न्यूज़ के रिपोर्ट्स लिख सकते हैं तो तकरीबन सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को रद्द कर दी गई है 2017 में। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था किनके द्वारा? रॉस गुडविन के द्वारा और वो कौन है? वो एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट हैं और एक डेटा साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 2017 में एक प्रोजेक्ट लिया था in an attempt to evaluate the great road trip novel of Jack Kerouac. Goodwin drove from New York to New Orleans, collecting data from camera, a microphone, a computer clock, and GPS. Evaluate का मतलब होता है try to do something better than someone. तो उन्होंने एक कोशिश की थी कि वो एक रोड ट्रिप नॉवल लिखे। रोड ट्रिप नॉवल कौन लिखते थे? जैक केरवैक लिखते थे। उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने कोशिश की कि उनसे बेहतर एक रोड ट्रिप नॉवल लिखा जाए, मगर इसमें कैच ये है कि जैक केरवैक अपने से नॉवल लिखते थे बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड ही वाज द राइटर हिमसेल्फ। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने अपने से लिखने के बजाय ही उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। कहाँ से? कैमरा लिया ताकि चीज़ें रिकॉर्ड हो सके, माइक्रोफोन लिया ताकि आवाज़ आ सके, कंप्यूटर क्लॉक लिया ताकि वक्त की समझ हो सके, और एक जीपीएस लिया ताकि जगह की समझ हो सके। ये सारे डेटा को एक न्यूरल नेटवर्क मशीन में डाला गया, और वो ऐसी मशीन है जो इससे पहले हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़कर उसके पैटर्न को समझ चुकी है कि कैसे लिखी जाती है। Outspewed a real-time novel, One the Road. The name of the novel that was generated by AI was One the Road. Spewed का मतलब होता है to flow out quickly, to flow out in a heavy amount. ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि सारे डेटा उस मशीन को दिया है वैसे ही तुरंत विद इन नो टाइम एक नॉवल एआई ने क्रिएट करके दिया। उस नॉवल का नाम था वन द रोड। द नॉवेल्स ओपनिंग सेंटेंस सर्टेनली हैड सम रेजोनेंस। इट वाज 9:17 इन द मॉर्निंग, द हाउस वाज हेवी। तो शुरुआत में जो ओपनिंग सेंटेंस है नॉवल का,
दैट हैड सम रेजोनेंस, लगा कि हाँ आगे कुछ होगा। लेकिन जो ओवरऑल किताब एआई ने लिखी है, वो किताब को एक शख्स ने पढ़ा। उनका नाम है ब्रायन मर्चेंट, जो अटलांटिक मैगजीन के राइटर हैं। उन्होंने पढ़ा और उसके बारे में एक बात कही। वो बात यहाँ हाईलाइटेड है कि इट वाज लाइक इलेक्ट्रिक कूल किट कूल एड एसिड टेस्ट मीट्स स्ट्रीट गूगल स्ट्रीट व्यू नरेटेड बाय सीरी। तो उन्होंने एक मजाकिया तौर पे कहा, ये जो कहानी लिखी गई है ये ऐसा लग रहा है कि टॉम वुल्फ्स एक राइटर है जिनकी एक कहानी है इलेक्ट्रिक कूल एड एसिड टेस्ट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये वाले नॉवल इलेक्ट्रिक कूल एड एसिड टेस्ट और गूगल स्ट्रीट व्यू का एक मिश्रण है, और उसे सीरी नरेट कर रही है। सीरी की आवाज़ अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी मोनोटोनस, कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, वो एक ही टोन में बात कर रही होती है। तो वही बोला जा रहा है कि रोड ट्रिप जो होता है, रोड ट्रिप के नॉवेल्स जो होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंट्रीगिंग कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन ये कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है दैट इट्स वेरी मोनोटोनस। इट इज़ लाइक इलेक्ट्रिक कूल एड एसिड टेस्ट, मतलब वो बुक का नाम है, मीट्स गूगल स्ट्रीट व्यू नरेटेड बाय सीरी। How no matter how much we laugh at robotic failings today, we should still marvel at how fast AI has developed over the past decade and wonder how far it may yet evolve. अब no matter हम लोग कितना भी मजाक उड़ा ले कि रोबोट ऐसे फेल हो रहा है, रोबोट को सीढ़ी चढ़ना नहीं आता, कुछ भी करे, लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में कितना ज़्यादा एआई, कितना ज़्यादा मशीन लर्निंग इस चीज़ में इवॉल्व कर चुका है। We flatter ourselves that electronic intelligence will always take shape in humanoid robots such as Mac Evans Adam. हम खुद को ये फ्लैटर करते रहते हैं कि आगे अगर रोबोट्स आएगा तो वो इंसान के शेप में ही आएगा, जिस तरीके से मैक इवन का एडम था। मैक इवन, वो जिन्होंने कहानी लिखी है मशीन्स लाइक में, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो एक एडम नामक रोबोट को खरीद कर लाता है जो कि एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में है। तो हम खुद को ये दिलासा देते हैं और खुद को ही फ्लैटर करते हैं कि आगे चल के अगर रोबोट्स प्रोमिनेंट फिगर्स बनेंगे तो वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में ही होंगे। मगर it is far more likely to develop in disembodied forms that we can scarcely comprehend. मगर ऐसा हो सकता है कि वो disembodied फॉर्म में आए, मतलब कोई फिजिकल बॉडी ही ना हो, इस तरीके से आए, इस फॉर्म में आए कि हम उस बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। Few scientific writers have a longer perspective than Lovelock, author of Novacine, who had just celebrated his 100th birthday. अच्छा, नोवासीन, इससे पहले भी जिक्र हुआ था, नोवासीन और एंथ्रोपोसीन वो एज है या वो टाइम है जब ह्यूमंस आर द डोमिनेंट फेस, और नोवासीन वो एज रहेगा और वो दौर रहेगा जब मशीन वुड बी द डोमिनेंट फेस ऑफ दिस वर्ल्ड। The originator of the Gaia theory, which argues that Earth is a single system of living organisms and inorganic surroundings, Lovelock believes that it is only a matter of time before we hand the gift of knowing onto new forms of इंटेलिजेंट बीइंग्स। अब लवलॉक का ये कहना है कि ये कुछ ही वक्त की बात है कि हम इंसान इस बात में बहुत गुरूर लेता है, या इंसान के पास ये गिफ्ट है कि वो जानकारी लेता है, उसके पास जानकारी है, वो सोच समझ सकता है, उसको ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ नोइंग। जानने का एक गिफ्ट है जो क्रिएटर ने इंसान को दिया है। अब लवलॉक का ये मानना है कि ये बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास रहेगा इससे, और जब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो गिफ्ट ऑफ नोइंग, मतलब सिर्फ इंसान के पास ही जानने की शक्ति और जानने का जो गिफ्ट है सिर्फ इंसानों के पास ही नहीं रहेगा। इसके बाद एक न्यू फॉर्म ऑफ लिविंग इंटेलिजेंट बीइंग्स आएंगे, दैट इज रोबोट। At 4.5 billion years of age, Earth is estimated to be halfway through its existence. माना जाता है कि 4.5 years of age अर्थ का है, एंड टोटल एज ऑफ अर्थ इज 9 बिलियन ईयर्स। अब 450 बिलियन नहीं, 4.5 बिलियन ईयर्स अगर अर्थ की उम्र हो चुकी है तो तकरीबन और आधा ही वक्त इसके पास बचा है। At some point before our sun burns itself out,
It seems certain that electronic intelligence will supersede the humankind. अब ये बोला जाता है साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि जो अर्थ है वो धीरे धीरे अपने बर्निंग का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ चुका होगा कि वो खुद को ही बर्न करके राख में बदल देगा। तो ये बोला जा रहा है कि अब चूंकि अर्थ का भी टाइम ख़त्म होने वाला है और सन भी खुद को बर्न कर लेगा और राख कर लेगा, तो उससे पहले इट सीम्स certain that electronic intelligence will supersede the human intelligence। तो उससे पहले ही एक वक्त ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगी। If we are lucky, human might provide entertainment for what he calls cyborgs, just as flowers and pets delight us today। अगर हम लोग लकी रहे तो हम लोग साइबॉर्ग्स मतलब साइबर ऑर्गेनिजम्स के लिए वही एंटरटेनमेंट का काम करेंगे जो कि आज इंसानों के लिए एक फूल, पेट, ये सारी खुशी और एक एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। बट लव लॉक अर्जेस अस नॉट टू बी डिप्रेस्ड। लव लॉक कहते हैं इस बात से तुम्हारे को डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे से इस कॉस्मस में निभाया है और हम लोग अपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं सन के अंदर, सन के नीचे। We have played our own astonishing role in the history of the cosmos and have enjoyed our time in the sun. Just as we do not mourn the passing of our ancestor species, neither, I imagine, will cyborg बी ग्रीफ स्ट्रिकन बाय द पासिंग ऑफ ह्यूमंस। जिस तरीके से आज हम अपने एंसेस्टर स्पीशीज मतलब डायनासोर वगैरह को याद नहीं करते, उनका शोक नहीं मनाते उनके चले जाने का, ठीक उसी तरीके से मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ, उन्होंने कहा है, लव लॉक ने कहा है, मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि साइबॉर्ग भी हमारे जाने के बाद बिल्कुल ग्रीफ स्ट्रिकन नहीं रहेंगे, उनको कोई अफसोस नहीं होगा। If we were to take any conclusion, he suggests, it is to come from the words of Alfred Tennyson's poem Ulysses as the great warrior and explorer slipped into old age। अब इन्होंने एक रेफरेंस दिया है एल्फ्रेड टेनिसन पोएम का। एल्फ्रेड टेनिसन इज द पोएट और उनकी एक कविता है, उनका एक पोएम है उलिसेस, जिसमें एक यंग वॉरियर की बात की गई है जो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया है। अब जब वो बूढ़ा हो गया है तब वो उसने कहा है, दो मच स्टेक एंड मच अबाइड्स, बहुत कुछ जा चुका है, जाने में उसकी सेहत जा चुकी है, उसकी उम्र जा चुकी है, उसकी ताकत जा चुकी है, बहुत सारी, दो मच स्टेकन, बहुत कुछ जा चुका है, लेकिन मच अबाइड्स, बहुत कुछ अभी बाकी भी है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड एज। अब हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो ताकत नहीं है जो हमारे पास एक वक्त में हुआ करती थी। मूव अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर वी आर। अब जो हम हैं सो हैं, भले कुछ भी हो गया हो, लेकिन हमारे अंदर की जो क्षमता थी, हमारे अंदर का जो के अंदर की जो ताकत थी, हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था, वो आज भी है। मे बी साइबॉर्ग विल स्टिल राइट नॉवेल्स फॉर अबाउट ह्यूमंस। जिस तरीके से आज हम एंसेस्ट्रल स्पीशीज मतलब डायनासोर वगैरह के बारे में नॉवेल्स में कुछ कुछ लिख देते हैं, ठीक उसी तरीके से शायद साइबॉर्ग्स भी हमारे बारे में कोई नॉवेल्स लिखेंगे। और इफ़ दे सी द नीड, दे मे इवन राइट बुक्स अबाउट द इंटरनल लाइव्स ऑफ मशीन। जिस तरीके से हम आज लोगों के एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में, दूसरे इंसान की ज़िंदगी के बारे में कुछ किताबें लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से शायद अगर ज़रूरत पड़े तो साइबॉर्ग्स भी या मशीन्स भी आगे चल के अपनी अपनी ज़िंदगियों के बारे में कुछ किताबें लिखेंगी। द ओनली ट्रबल इज़ दैट वी ह्यूमंस वुड नॉट बी एबल टू रीड देम, स्टिल लेस अंडरस्टैंड। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि शायद हम उस नॉवल को नहीं पढ़ सकेंगे, और अगर पढ़ भी सकेंगे तो हम उस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी समझने की सलाहियत उस टाइम कम हो चुकी होगी, या फिर ठीक ही इतनी ही रहेगी, लेकिन जो मशीन्स की इंटेलिजेंस पावर होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। इसका एग्जांपल है कि एक छोटे से बच्चे को अगर आप मैथ्स की अप्लाइड मैथ्स या फिज़िक्स की किताब दे दो तो वो उसको पढ़ तो सकेगा, लेकिन वो समझ नहीं सकेगा। ठीक उसी तरीके से हमारी भी हालत कुछ ऐसे होने वाली है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ लव लॉक। ओके, थैंक यू सो मच।